अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और उसको हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन और हायर ऑर्डर इक्वेशंस के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडलिंग के बारे में ना, यानी हायर ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको हम मॉडल किस तरह से कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फिनोमेनाज एग्जिस्ट करते हैं, तो बट इसमें हम कुछ स्पेसिफिक फिनोमेनाज लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले देखें तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में डिस्कस करना, यानी उसमें मेजर उसका थीम ये होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लें जिसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हों और उसके इनिशियल कंडीशंस भी, यानी ये आपके पास इक्वेशन है, उसकी ये वाली कंडीशंस गिवन है। अब इसमें हम पहला सिस्टम लेते हैं जिसको आप कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम या स्प्रिंग मास सिस्टम कहते हैं। तो इसको बेसिकली इसमें भी वाइब्रेटरी मोशन एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करती हैं। So to study the mechanical vibrations, we shall start with simple mechanical system consisting of a coil spring suspended from a rigid support with a mass attached to the end of the spring. To analyze this, we need two basic laws. अब देखें कि आपके पास स्प्रिंग है, उसके साथ कोई मास अटैच्ड है, तो उस और वो स्प्रिंग जहाँ पे अटैच्ड है वो बड़ी एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है। तो हम देखें इसको, ये सारी वो उसको फिनोमेना को समझने के लिए हमें बेसिकली दो फिज़िकल लॉज की ज़रूरत है, उनको हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। वो कौन कौन? हुक्स लॉ सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कि एक मास है जो कि अटैच्ड है फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के साथ और जो वर्टिकली वो आपके पास हैंग कर रहा है या सस्पेंड कर रहा है, तो उसमें जो स्ट्रेच हो रहा है, यानी द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग, वो है बेसिकली एस। और स्प्रिंग बेसिकली खुद बजाते खुद रिस्टोरिंग फोर्स एफ अप्लाई करेगा। और वो फॉर एग्जांपल अगर स्प्रिंग नीचे की तरफ वो कर रहा है, फॉर एग्जांपल सस्पेंड कर रहा है, तो उसकी ऑपोजिट फोर्स होगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो वो बेसिकली जो फोर्स होगी, द फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन एस। तो एफ विल बी इक्वल टू के एस, और के यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट का भी नाम देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है कि वो उसमें किस फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पहले से आता है कि अगर आपके पास किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रही है तो उससे जो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा? वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। और यहाँ पे उसमें अगर हम इक्वालिटी इन्वॉल्व करें तो दिस विल बी इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू एम ए, और एम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको ये बेसिकली मास रिप्रेजेंट कर रहा है इस रिलेशन में। और वेट क्या होता है? जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ज़मीन की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसी भी चीज़ पे कोई जो फोर्स अप्लाई करती है और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो झुकाव होता है किसी भी चीज़ का ज़मीन की तरफ, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ डिफाइंड एज द वेट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, और ये उसके बारे में ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये वेट भी आपने डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हम तो बनाना चाह रहे हैं ना। हम सपोज करते हैं कि एक मास m है बॉडी का, वो अटैच स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग आपके पास s अमाउंट जितना स्ट्रेच हो रहा है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में फिर आ जाता है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो वेट है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैलेंस हो रहा है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या बनेगी कि एम जी विल बी इक्वल टू के एस, यानी वेट एम जी बेसिकली इसकी फॉर्म में आता है ना। तो एम जी माइनस के एस विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम देखते हैं कि फोर्स के बारे में अब अगर मास डिस्प्लेड, इफ़ द मास इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज, यानी जो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे, ये देखें अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे अगर हम एक्स अमाउंट वो नीचे स्ट्रेच हो रहा है और उसके बाद फिर पोजीशन में जा रहा है, तो इट में रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली बन जाएगी के इंटू एस प्लस एक्स। सो रिजल्टिंग वेट एंड यानी टोटल फोर्स आपके पास बन जाएगी माइनस के इंटू एस प्लस एक्स प्लस एम जी। जबकि न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या देता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू क्या होती है? डी
आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सेकंड डेरिवेटिव। सो एम ए और ए की वैल्यू डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र आ जाएगी और दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, दोनों फोर्स के इक्वल है और दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें कि इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास, आपको पता है कि एम जी माइनस के एस की वैल्यू तो वैसे ज़ीरो है, तो आपके पास ये बन जाएगी एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। Here the negative sign indicates that the restoring force of the spring acts opposite to the direction of motion. And the displacement measured below the equilibrium position are positive. अब अगर हम इसको m से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर हम k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दें तो इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको या फ्री अनडैम्प्ड मोशन की इक्वेशन भी कहते हैं। डैम्प्ड मोशन क्या होती है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसमें बेसिकली हम डैम्पिंग, अगर हम वैसे सिंपल बात करें तो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बॉडी है वो अटैच्ड है, तो अगर उसके साथ कोई हमने स्पेसिफिक मास अटैच करेंगे या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अगर हम इंक्लूड करेंगे तो उस फॉर्म में आप कह सकते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड द डैम्पिंग फोर्सेस। अब इसमें यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशंस डिफाइंड है, एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड एक्स डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू बीटा। अब ये रिप्रेजेंट करें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी को। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो और बीटा की वैल्यू ज़ीरो से छोटी हो तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एन इम्पार्टेड अपवर्ड वेलोसिटी, यानी इक्विलिब्रियम नीचे से स्टार्ट होगी और उसकी अपवर्ड वेलोसिटी होगी। इसी तरह से अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो, बीटा की वैल्यू ज़ीरो हो, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होगी और अबव इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाएगी। तो इस तरह से ये फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करें। अब हम बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो उसकी इक्वेशन को लिखें, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। अगर ये आ गई तो इसका हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं सी वन कॉज ओमेगा टी प्लस सी टू साइन ओमेगा टी। तो इसी तरह अल्टरनेटिव फॉर्म इसके अगर हम एक और तरह से भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि सम टाइम इट इज़ कन्वीनियंट टू राइट द सोल्यूशन इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी सी वन इज इक्वल टू ए साइन ऑफ फाई, सी टू इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ फाई, वेयर ए और फाई बेसिकली आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर और टेन फाई इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। सो एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, और फाई बेसिकली क्या है, फेज एंगल है। तो एक इस वे से भी आप यहाँ पे फिर आपको बताया गया कि वो क्या क्या बेसिकली चीज़ें हैं, फाई की वैल्यू क्या है, कॉस फाई की वैल्यू क्या है, साइन फाई की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या बनेगी। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस बेसिकली उनके रिलेशंस हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, और एफ की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू वन ओवर टी, और टी यहाँ पे क्या है, अगेन टाइम पीरियड है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व एंड इंटरप्रेट द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 16 एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 10 एंड एक्स डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें क्या है, आपके पास देखें, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली मेथड ऑफ सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी। The mass on the spring pulled down 10 units below the equilibrium position, holding it until t is equal to 0, then releasing it from rest. अब देखें कि आपके पास 16 आपके पास मौजूद है और x ज़ीरो आपके पास है 10, यानी 10 यूनिट्स हमने नीचे मूव किया और वहाँ पे होल्ड किया और उसको रिलीज़ किया। आप देखें कि हेयर k इज़ इक्वल टू बेसिकली 16 है, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 आयोटा। तो आपके पास जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी वन कॉस 4t प्लस सी टू साइन 4t, और एक्स डैश बन जाएगा
-4c1 sin 4t और +4c2 cos 4t। अब एक्स जी एक्स और एक्स ऑफ टी तो आपने कैलकुलेट करना था, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है, बट यू शुड बी क्यूरियस कि एक्स डैश ऑफ टी क्यों कैलकुलेट किया है। तो एक्स डैश ऑफ टी कैलकुलेट करने के मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आपके पास जो इनिशियल कंडीशंस गिवन है उसमें आपके पास डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। तो इनिशियल कंडीशन आपने पुट करने के लिए आपने डेरिवेटिव वाली और बिकॉज आपने C1 और C2 दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना, तो यू शुड हैव टू इक्वेशंस, और इनिशियल कंडीशंस पुट करने के लिए आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। अब देखें, अगर हम इनिशियल कंडीशंस इसमें अप्लाई करेंगे तो एक्स ऑफ टी की फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक्स ऑफ टी और एक्स डैश ऑफ टी पे अप्लाई करेंगे। और टाइम पीरियड भी हमने डिफाइन किया था कि टाइम पीरियड क्या होता है 2 का, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 4 है तो 2/4 आ जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 2। तो वेव रिप्रेजेंट यानी इट मीन्स कि आपके पास जो वेव हो रही है वो हर π/2 इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। टाइम पीरियड बेसिकली वही होता है ना कि कितनी देर बाद जो वेव है वो रिपीटेड मूव कर रही है। इसी तरह से एग्जांपल 2 यहाँ पे आपके पास गिवन है, उसमें भी सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा और यानी सेम वही मेन इक्वेशन के तौर पे यूज़ होगा, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इस आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है तो यू कैन सॉल्व दैट और इसकी मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपने आज क्या पढ़ा कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, हुक्स लॉ पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM के नाम से आप डिनोट कर रहे हैं, सोल्यूशन और उसका सोल्यूशन आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स में उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था आज हमने पढ़ा। आप देखें कि इस सारी चीज़ में हमने डैम्पिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी कंसीडर नहीं की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करेंगे या डैम्प्ड फोर्सेस अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।